नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ज्योतिष और गणित। गुप्त काल में ज्योतिष, गणित आदि विज्ञानों की भी बहुत उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ और ज्योतिषी इसी युग की देन है। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर थे। वराहमिहिर की गणना भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की गई है। इनके सर्वप्रमुख ग्रंथ व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका है। इन्होंने पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया। इसके साथ साथ इन्होंने भूगोल, वनस्पति शास्त्र, वास्तु तथा तक्षण शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे आर्यभट्ट। ये ज्योतिष और गणितज्ञ के उद्भट विद्वान थे। उन्होंने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। सूर्य और चंद्र का ग्रहण राहु और केतु नाम के राक्षसों द्वारा घुसने से नहीं होता, अपितु जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है या पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। दशमलव से संबंधित नवीन बातों का निर्देशन किया। अल मसूदी तथा अल बरूनी के अनुसार इनका रूपांतरण कालांतर में अरब में किया गया। आर्यभट्ट ने पाई के मूल्य यानी कि 3.14 निर्धारित किया। दिन और रात क्यों छोटे बड़े होते रहते हैं, भिन्न भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती है, इस प्रकार के बहुत से विषयों पर ठीक ठीक सिद्धांत आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किए हैं। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार साल में 365.2586 दिन, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार 365.2563 होते हैं। आर्यभट्ट के अन्य ग्रंथ है 10 गीतिका सूत्र और आर्याष्ट सत्र। इसी युग में ज्योतिष संबंधी ग्रंथ सूर्य सिद्धांत की रचना हुई थी। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, परंतु इस ग्रंथ को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में गुप्त युग में अच्छी उन्नति हुई। जैसे चरक और सुश्रुत की रचना गुप्त युग से पहले ही हो चुकी थी, परंतु 6ठी सदी के प्रारंभ में आयुर्वेदाचार्य बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की। इसमें चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता का निचोड़ मिलता है। गुप्त काल की एक अन्य चिकित्सा संबंधी पुस्तक पूर्वी तुर्किस्तान में मिली है। इसका नाम नावनीतकम है। यह लघु ग्रंथ चरक, सुश्रुत, हारित आदि के आधार पर लिखा गया है। हस्त्युपवध नाम का एक ग्रंथ भी इसी युग में लिखा गया है। इसका लेखक पालकाप्य नामक एक पशु चिकित्सक था। इसमें हाथियों के रोग, निदान और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। रसायन विज्ञान का क्षेत्र भी पीछे नहीं रहा। दुर्भाग्यवश रसायन विद्या के इस युग के कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, पर इसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली के समीप मेहरौली में प्राप्त लौह स्तंभ है। इतना भारी और बड़ा, 24 फीट ऊंचा और 180 मन के बराबर वजन लौह स्तंभ किस प्रकार तैयार किया गया, यह एक गूढ़ रहस्य है। परंतु यह मानना पड़ेगा कि धातु विज्ञान और शिल्प में बहुत अधिक उन्नति हो चुकी थी। उत्तर गुप्तकालीन वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, रसायन आदि विज्ञानों की जिस प्रकार उन्नति हुई है वे उत्तर गुप्त काल में जारी नहीं रह पाई। फिर भी इस काल में अनेक ऐसे विद्वान उत्पन्न हुए जिन्होंने गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद पर नए ग्रंथों की रचना की। 7वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा, जो ज्योतिष का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। गणित विज्ञान में भारतीय लोगों ने न केवल अंक गणित और दशमलव के सिद्धांत का विकास किया, अपितु त्रिकोणमिति का भी विकास किया। गणित की सहायता से भारतीय ज्योतिषी ग्रहों और राशियों की गणना से भली भांति परिचित हो गए थे। ज्योतिष का ज्ञान भारत से अरब गया और अरब लोगों से यूरोपियन लोगों ने उसे सीखा।
इसलिए उसे यूरोपियन लोग अरेबियन संख्या बोलते हैं। उत्तर गुप्त काल में आयुर्वेद शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। 1800 ईस्वी के आसपास अष्टांग हृदय की और माधवकरण ने माधव निदान की रचना की। ये दोनों ग्रंथ आयुर्वेद में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। माधव निदान में विभिन्न रोगों के निदान, उत्पत्ति का कारण पर बहुत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। 11वीं सदी में चक्कर पाणिदत्त नाम के बंगाली वेद ने चरक और सुश्रुत के प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी और साथ ही चिकित्सा सार संग्रह नामक नए ग्रंथ की रचना की। पशुओं की चिकित्सा के विषय पर भी अनेक ग्रंथ इस युग में लिखे गए। फिर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी का विकास 3 क्षेत्रों में हुआ: खेती, शिकार एवं युद्ध, वस्त्र और मकान। जहाँ तक खेती का प्रश्न है, गुप्त काल तथा उत्तर गुप्त काल में भी भूमि की कमी नहीं थी और प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों के में लोग फैल गए थे। इस समय तक खेती की प्रौद्योगिकी का इतना विकास हो चुका था कि कई क्षेत्रों में जमीन से 2 अथवा 3 फसलें लेनी शुरू हुई। इसके लिए सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से बांध बनाए जाने लगे। बड़े बड़े जलाशयों एवं झीलों से सिंचाई के लिए नहरें बनाना। इस प्रौद्योगिकी के 3 पक्ष थे: नहरों की खुदाई, कुओं और नदियों से पानी को जल के तल से ऊपर उठाना और खेतों में पानी ले जाने के लिए नालियां बनाना, पुराने जल स्रोतों की मरम्मत करवाना। खेती के उपकरण में विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। पूर्व गुप्त काल की भांति इस युग में भी खेती को जोतने के लिए लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु अब हल के निचले भाग में लोहे के तीखे फलक हलवानी लगाए जाने लगे ताकि भूमि को गहराई के साथ जोता जा सके। इस युग में भी फसल काटने के लिए दात्र यानी दराती का प्रयोग किया जाता था। तैयार फसल को खलिहान में इकट्ठा किया जाता था और उन पर बैलों को चलाया जाता था। अंत में किसान अथवा उनकी स्त्रियां सूर्प यानी सूप से उसका भूसा उड़ाती, अनाज का संग्रह कर लिया जाता था तथा कोष्ठ यानी कोठे में रखा जाता था। इससे स्पष्ट है कि खेती की प्रौद्योगिकी में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई, परंतु युद्ध प्रौद्योगिकी में निरंतर विकास होता गया। सैनिकों को पहले की अपेक्षा अधिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। नगरों को का घेरा डालने तथा शत्रु सेना को घेरने की नई नई रणनीतियां प्रयोग में लाई जाने लगी। यद्यपि सैनिकों की शारीरिक सुरक्षा के लिए धातु निर्मित कवचों एवं शिरस्त्राण का प्रयोग बढ़ा, परंतु उनके अस्त्र शस्त्रों में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इस युग में धातु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। कांसे, पीतल, लोहे, सोना और चांदी के बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र बनाने की प्रौद्योगिकी में काफी विकास हुआ। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मेहरौली का लौह स्तंभ इस युग की धातु प्रौद्योगिकी का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण ही इस युग में सुंदर से सुंदर कलात्मक मूर्तियों का निर्माण संभव हो पाया था। मूर्तियों का विशद वर्णन हम पीछे कर आए हैं। इसी प्रकार भवन निर्माण तथा नगर नियोजन की प्रौद्योगिकी की चर्चा भी हम कर आए हैं। इस युग में आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी यहाँ के भव्य नगरों एवं अट्टालिकाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस युग में वस्त्र प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूती कपड़ा बुनने की कला ने खूब उन्नति की थी। सूती और रेशमी दोनों ही तरह के कपड़ों का पश्चिम को निर्यात किया जाता था, जहाँ उन्हें बहुत सराहा जाता था। भारतीय कृतियों में विभिन्न रंगों से रंगे विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों के उल्लेख मिलते हैं। विदेशी लेखकों ने भी ये स्वीकार किया है कि उसकी बनावट में अन्य स्थानों के कपड़े से ज़्यादा सफाई होती थी। बनारसी कपड़ा और बंगाल का सूती कपड़ा, विशेषकर ढाका के मलमल की प्रौद्योगिकी बहुत ही उन्नत किस्म की थी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुप्त काल तथा उत्तर गुप्त काल में खेती, वस्त्र, मकान और नगर नियोजन तथा धातु उद्योग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास होता रहा। इस प्रकार हमने गुप्त काल
कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में अध्ययन किया। इस प्रकार हमारा ये गुप्त काल का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। धन्यवाद।